अगर इन सब्जेक्ट की बात करूँ, CHN, रिसर्च, फार्मा, और एक मैं जो सबसे फेवरेट टॉपिक मानता हूँ अपना, जो मुझे लगता है जिसके ऊपर हर साल 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, दैट इज योर इमरजेंसी नर्सिंग। और जब आपके पास इन वीक टॉपिक्स का कलेक्शन हो गया तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको रिवीजन किनका करना है वो चीज आपको पता लग गई, और इन्हीं चीजों का आपको रिवीजन करना है। CHN की बात करूं तो CHN के अंदर बच्चों एपिडेमियोलॉजी नहीं छोड़ के जानी बिल्कुल भी। 1 महीना बचा है यार, नॉर्सेट 8 का एग्जाम आप लोगों का आने वाला है, और नॉर्सेट 8 का एग्जाम जहां तक अप्रैल 12 को प्री का एग्जाम है, देन आपका मेंस का एग्जाम है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सर नॉर्सेट 8 के लिए 1 महीने में क्या किया जाए, 1 महीने का प्लान बना दो, 1 महीने का कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसी डायरेक्शन दे दो 1 महीने के अंदर, जिसको हम इस 1 मंथ को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और सबसे इफेक्टिव तरीके से, सबसे इफेक्टिव अपना इनपुट दे सके, और फिर मैक्सिमम आउटपुट हमारा एग्जाम में निकल के आए। यही है भाई, यही चाहते हैं सब। कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें समझाने की कि तुम इस 1 महीने को सबसे इफेक्टिव यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। देखो, मेरा सबसे पहला सवाल उन बच्चों से जो आज ये क्लास देख रहे हैं कि क्या आप लोगों का सिलेबस आज की डेट तक पूरा है या नहीं है। क्योंकि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा ना कि आपने सिलेबस किया भी है नहीं किया यार। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं पूरा कर रखा अभी तक और अब आप 1 महीने का प्लान जानना चाहते हो तो शायद वो अलग है, और अगर आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब आप 1 महीने का प्लान जानना चाहते हो तो वो अलग है। मुझे लगता है ज़्यादातर जो बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे उनमें 60-70%, 80% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैक्सिमम सिलेबस अभी तक कवर कर लिया होगा, और अब वो जानना चाह रहे हैं कि इस 1 महीने में क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्या हमें रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए, या हम लोगों को रिवीजन के अलावा MCQs प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, या फिर रिवीजन MCQs को साथ लेके चलें। MCQs करें तो कितने MCQs डेली करें, क्या हमें टेस्ट पेपर्स भी सोल्व करके देखने चाहिए टाइम ड्यूरेशंस को मैनेज करने के लिए, सर हमें किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ज़्यादा करने चाहिए, बहुत सारे डाउट है ना। चलो देखते हैं 1 महीने के अंदर क्या किया जाए। देखो 1 महीने है, मैं पूरा पूरा बताऊं, अगर 31 डेज की बात करता हूं मैं, है ना, हमारे पास टोटल कितने डेज की बात करूं, 31 डेज का प्लान देखते हैं अपने पूरा। हमारे पास 31 डेज है ना, पूरे पूरे 31 डेज है, और इसका प्लान देखते हैं हम कि हम किस तरीके से प्लान बनाए, पूरा का पूरा प्लान बनाए पूरा का पूरा फॉर नॉर्सेट 8, है ना, फॉर नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 8। चलो भाई, बढ़िया है, जानते हैं क्या रहने वाला है इसके अंदर, क्या करना चाहिए हमें, क्या पढ़ना चाहिए हमें, कैसे पढ़ना चाहिए हमें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए, स्टार्टिंग उन बच्चों से करते हैं जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है यार, है ना, जिन बच्चों का मैक्सिमम सिलेबस, है ना, पूरा सिलेबस नहीं बोलता हूं मैं, मैक्सिमम लगभग 80% तक, 80% तक, है ना, सिलेबस कंप्लीट है। जिन बच्चों का 80% तक सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, शुरुआत करते हैं इन बच्चों के लिए। 20% अगर रह भी रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग लगभग 80-85% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, अब सिलेबस इन द सेंस में किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सिलेबस इन द सेंस में आप लोगों के कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये, सर देखो, सबसे पहला और सबसे जरूरी सब्जेक्ट हमारा दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दूसरा सब्जेक्ट हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। तीसरा हमारा पीडियाट्रिक्स, OBG, है ना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स हो गया, OBG हो गया, साइकेट्रिक हो गया, है ना, साइकेट्रिक हो गया। ये 5 आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फंडामेंटल, MSN, पीडिया, OBG, साइकेट्रिक। मेरे कहने का मतलब इन सब्जेक्ट्स के अंदर से आप लोग 90 से लेकर 95% सिलेबस आपका इन सब्जेक्ट्स पे कंप्लीट होना चाहिए। देखो 100 तो किसी का नहीं हो सकता, बट इन सब्जेक्ट्स पे 95 to 90% सिलेबस मान के चलो आपको कंप्लीट करना है, आज की डेट तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए आप लोगों का जब आप ये वीडियो देख रहे हो। बट सर इस सिस्टम को कैसे पूरा करूं सर मैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है सर, ये नहीं खत्म हो सकता ना सर, इतना सारा कैसे करूं सर। थोड़ी सी MSN की बात करता हूं मैं, इधर देखना, अगर मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट्स की भी बात करूं तो इसके अंदर आप लोग क्या चीजें नहीं छोड़ सकते, दैट इज योर कार्डियोलॉजी, कभी नहीं छोड़ सकते कार्डियोलॉजी,
रेस्पिरेटरी, जीआई। 3 सिस्टम तो भूल के भी नहीं छोड़ सकते ना आप यार। ये 3 सिस्टम ऐसे हैं जिनको तो हर हाल में करना ही करना है आपको, जिसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? कार्डियोलॉजी का रहता है बच्चों। कार्डियोलॉजी से हर साल 5 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 5, 7, 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिसको आप थोड़ा कम वेटेज दे सकते हो, है ना। जैसे आपका ब्लड हो गया, है ना, ऑन्कोलॉजी हो गई, ऑन्कोलॉजी हो गई, है ना। ऑन्कोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गई आपका। 1-2 सिस्टम और भी आ सकते हैं ना। एंडोक्राइन को भी नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। एंडोक्राइन भी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एंडोक्राइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों को रिवाइज करना है ना। रिवाइज करना आप लोगों को, बट आप लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते इनके ऊपर। आपको एक क्विक रिकैप देना है, इनको क्विक रिवीजन करना है इनका। बट ये ऊपर वाले टॉपिक्स हैं 3 जो सिस्टम मैंने आपको बताया, इनको नहीं छोड़ना है, गलती से भी नहीं छोड़ना है बच्चों। इनको गलती से भी नहीं छोड़ना है। एमएसएन के अंदर बेसिक्स बता रहा हूं मैं इन बच्चों के लिए, जो बच्चे देखो जो सब कुछ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। मैंने इसके अंदर नर्वस सिस्टम इसलिए नहीं लिखा आप लोगों के लिए कि नर्वस सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी, आई थिंक। और मेरा जहां तक मानना है, मैं नर्वस सिस्टम से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन देखता हूँ एग्जाम के अंदर, नोट सेट के अंदर। और वो भी मैंने ऐसा देखा है कि हर बार वो भी रिपीट नहीं होते। नर्वस सिस्टम कई बार एग्जामिनर स्किप कर देता है, नहीं पूछता है। बट अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हो तो नो डाउट आप नर्वस को भी कंप्लीट करो, है ना। आप नर्वस सिस्टम को भी कंप्लीट करो। जो बच्चे अभी तक सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं वो इस नर्वस सिस्टम के अंदर से मेन 4 या 5 टॉपिक्स है उनको पूरा करके इसको छोड़ सकते हैं। तो हमें एमएसएन का मोटा मोटा आइडिया हो गया, ओवरव्यू मिल गया हमें एमएसएन के अंदर कि हमें करना क्या क्या पूरा है, क्या चीज़ हमें बहुत अच्छे से करनी है, क्या चीज़ हमें थोड़ी जल्दी करनी है, क्या चीज़ हमें बहुत जल्दी करनी है। ये हमें पता लगा, ये सब्जेक्ट्स हमें पता लगे। बट सर इन सब्जेक्ट्स में आपने कुछ छोड़ दिया। एक तो आपने सीएचएन नहीं लिखा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं लिखा सर आपने, है ना। एक आपने रिसर्च नहीं लिखा, रिसर्च नहीं लिखा, कम्युनिटी नहीं लिखा सर। ये सब्जेक्ट्स भी तो है सर, इनको कैसे भूल सकते हैं? ये तो करने ही करने पड़ेंगे सर। फार्मा कैसे छोड़ दिया आपने, है ना। फार्मा कैसे छोड़ दी? ये सब्जेक्ट मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको मैं ही पढ़ाता हूँ, इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत अच्छे से भी बता पाऊंगा आपको। बाकी सब सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में मैं और ज़्यादा अच्छे से इनके बारे में आपको इसलिए बता पाऊंगा कि ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों देखो, अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, ये जो 3 मेन सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं आपके सामने, अगर इन सब्जेक्ट की बात करूँ, सीएचएन, रिसर्च, फार्मा, और एक मैं जो सबसे फेवरेट टॉपिक मानता हूँ अपना, जो मुझे लगता है जिसके ऊपर हर साल 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, दैट इज योर इमरजेंसी नर्सिंग, है ना। इमरजेंसी नर्सिंग जिसके अंदर आपका लगभग सारा एनेस्थीसिया का पार्ट आता है ना। एनेस्थीसिया के अंदर इंट्यूबेशन, एंडोट्रैकियल ट्यूब, वेंटिलेशन, ठीक है। और आपके इमरजेंसी में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पीप क्या होता है, कैप्नोग्राफी क्या है, किस तरीके से, है ना। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के इमरजेंसी नर्सिंग में आते हैं। और इस पर हर साल मैं देख रहा हूँ 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ट्रैकियोस्टोमी केयर पे आता है, एंडोट्रैकियल सक्शनिंग पे आता है, ये सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये नहीं छोड़ सकते हम लोग, है ना। ये 4 टॉपिक है। अब आता है फार्मा। सर फार्मा में क्या करें? फार्मा के अंदर बच्चों अगर आप लोग अच्छे से पढ़ जाते हो, अगर आप लोग पढ़ जाते हो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, या फिर मैं बोलूं एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक सिस्टम, एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक, ठीक है, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, ये सिस्टम आपको 100% हर हाल में रिवाइज करके जाने हैं। ये टॉपिक मत छोड़ना बिल्कुल भी। कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक, ये टॉपिक ऐसे हैं। उसके अलावा आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डिजोक्सिन हो गया, लिथियम जैसी ड्रग्स हो गई, जो मैंने शायद बहुत डिटेल में आपको बार बार बोल बोल के पढ़ाई है कि इन पे ज़्यादा फोकस करना, इन पे ज़्यादा फोकस करना। वो ड्रग्स सिर्फ एक बार देखना है ऊपर ऊपर से फटाफट, उनको क्या मेन पॉइंट उनके बारे में मैंने लिखवाए हैं, उनको रिवाइज करके जाना है। सीएचएन की बात करूं तो सीएचएन के अंदर बच्चों एपिडेमियोलॉजी नहीं छोड़ के जानी बिल्कुल भी।
एपिडेमियोलॉजी नहीं छोड़ के जानी बिल्कुल भी, एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। डेमोग्राफी नहीं छोड़नी, है ना, डेमोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी नहीं छोड़ के जाने। उसके अलावा भी मैंने प्रोग्राम्स पढ़ाए हैं आपको, HIV, TB, ठीक है, और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इन पे भी ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा, इनको भी देख के जाना है। कम्युनिटी, अगर मैं नोटसेट की बात करूँ, नोटसेट जैसे एग्जाम में कम्युनिटी के अंदर से जो टॉपिक पे से क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये 3 बड़े प्रोग्राम है, HIV, TB और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी में क्वेश्चन हर साल बनता है, दैट इज फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके अलावा बनने को कहीं से ही बन सकता है, बट ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं बच्चों, जहाँ से बनते हैं। अगर आप लोग पूरा सिलेबस करके बैठे हो कम्युनिटी का, तो मैं ये कहूँगा सब कुछ रिवाइज करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट क्विक रिवाइज करो, शायद आप 2 दिन में रिवाइज भी कर दोगे कम्युनिटी। अगर आप बिगनर्स हो, अभी आपने शुरुआत करी कि अभी तो सिलेबस भी पूरा नहीं है, तो आप भाई ये टॉपिक्स तो देख के जाओ। रिसर्च के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं आप लोगों को रिसेंटली जितनी भी मैं यूट्यूब पे YT पे क्लासेस लूँगा, उसके अंदर मैं रिसर्च के क्वेश्चंस ऐड करूँगा आपके, अल्फा एरर, बीटा एरर, है ना, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे क्वेश्चन लेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, है ना, ये सारी बातें करेंगे। टेस्ट की बात करेंगे ना, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे, चाई स्क्वायर, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी बातें मैं करूंगा आपसे रिसर्च के अंदर, ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। सिलेबस भी आपका इस मंथ में अपलोड हो जाएगा, रिसर्च का कोशिश पूरी है, तो रिसर्च का भी अपने ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अपने YT पे भी क्वेश्चंस करेंगे रिसर्च के। ये हो गई थोड़ी सी सब्जेक्ट्स की बात, कि आप अगर इन सब्जेक्ट्स को कवर करके चलते हो नोट सेट को ध्यान में रखते हुए, और अगर आपने ये सारे के सारे इतना परसेंटेज आपने अगर कवर कर रखा है नोट सेट के अंदर, 90 to 95% अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर कर रखे हैं बच्चों, तो मैं कहूँगा आपके आने वाले जो 31 दिन है उसको कैसे यूज़ किया जाए, इन 31 डेज का प्लान क्या रहना चाहिए आपका। 31 डेज के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फोकस जो एरिया रहना चाहिए, दैट इज ऑन MCQ। सर कितने करें डेली? बच्चों अगर मैं डेली MCQs प्रैक्टिस की बात करूं तो 500 MCQ डेली प्रैक्टिस करने हैं आपको, कम से कम 500 MCQ डेली प्रैक्टिस करने हैं। और यहाँ पे आपको एटलीस्ट दिन के अंदर 2 टेस्ट देके देखने हैं, जो पूरे आपके एग्जाम पैटर्न के बेस पे होने चाहिए, है ना। मॉडल पेपर सोल्व करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं जो एग्जाम के पैटर्न पे होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। साथ में इन MCQs के साथ नॉन नर्सिंग के MCQs भी सोल्व करने हैं, है ना, नॉन नर्सिंग के MCQs भी सोल्व करने हैं। जो फेमस MCQs है हर साल आते हैं ना, ट्रेन के ऊपर आते हैं, और पजल्स के ऊपर आते हैं, अल्फाबेट्स और उसके ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं, जो फेमस MCQs है जो आप लोग देख रहे हो, रीजनिंग के फिक्स है, आपको मिलेंगे भी हमारे टेस्ट पेपर्स के अंदर, हमारे मॉडल पेपर्स में आपको मिलेंगे भी, वो देखने ही देखने हैं। नॉन नर्सिंग के MCQs पे भी फोकस करना है, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है यार नॉन नर्सिंग का। डेली 500 MCQs प्रैक्टिस करो, 2 टेस्ट सोल्व करो। बच्चों ज्यादा जरूरी क्या है ये देना, बट इनको देने के बाद अगर आपने रीअसेसमेंट नहीं किया, है ना, रीअसेसमेंट अगर आप लोगों ने नहीं किया इसको देने के बाद, तो इनको देने का कोई फायदा नहीं है। रीअसेसमेंट कैसे करें सर? जो सवाल गलत हो रहा है, जैसा कि मैं हर सेशन में बोलता हूं, जो भी MCQ आपका गलत हो रहा है उस MCQ को लिखो बच्चों साइड के अंदर, उसको नोट डाउन करो एक नोटबुक के अंदर। उसको क्या करना है? नोट डाउन करना है, उस MCQ को नोट डाउन करना है आपको। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो भी आपका MCQ गलत हो रहा है, जो MCQ आपका तुक्के से ठीक हो रहा है, जो आपने गेस किया है और ठीक हो गया, उसको भी लिखो, उसको नोट डाउन करना है एक नोटबुक के अंदर। अगर आप उसको नोट डाउन करोगे तो आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा टॉपिक्स का। और ये कौन सा कलेक्शन है? ये आपके वीक टॉपिक्स हैं बच्चों, ये आपके वीक टॉपिक्स हैं जिनका आपके पास कलेक्शन हो गया है। और जब आपके पास इन वीक टॉपिक्स का कलेक्शन हो गया तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको रिवीजन किनका करना है वो चीज आपको पता लग गई, और इन्हीं चीजों का आपको रिवीजन करना है। इन टॉपिक्स को उठा के देखो, इनको रिवीजन करो। हो सकता है रिवीजन करने के बाद वो MCQ दोबारा आए और वो दोबारा आप गलत कर दो, आप उनको दोबारा रॉन्ग कर दो, हो सकता है। अब सर हमने तो रिवीजन भी किया, फिर वो सवाल क्यों गलत हुआ? अब यहाँ पे रिवीजन की कमी से वो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। अब आपका क्वेश्चन अगर दोबारा गलत हुआ है, वो किस कारण से गलत हुआ है? कि आप उस चीज को लिंक करके याद नहीं कर रहे हो, है ना, लिंक नहीं कर रहे हो, जिससे वो चीज मेमोराइज नहीं हो पा रही है। मेरी बात समझे आप लोग?
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। वो हमें दोबारा से जैसे ही हमारे सामने आती है हम कंफ्यूज होते हैं, दोबारा से हमारे सामने आती है हम उससे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये था या ये था। जैसे HIV 1 ज़्यादा कॉमन है, HIV 2 ज़्यादा कॉमन है। अब इसको लिंक करना जरूरी है यार, जब तक आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे आप एग्जाम में बैठोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको लिंक एक छोटी सी चीज से कर लो। अगर 1 कॉमन है, 1 पहले आता है, 1 कॉमन है, अगर आपने एक छोटा सा ये आइडिया भी लगा लिया ना कि हाँ यार 1 पहले आता है, ये ज्यादा कॉमन है, वही चीज लिंक हो जाएगी, फिर आप कभी नहीं भूलोगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो अगर कुछ चीज, कोई टॉपिक रिवाइज करने के बाद भी आपसे गलत हो रही है तो उस चीज को लिंक करके रिवाइज करो, उस चीज को लिंक करके मेमोराइज करो, वो चीज पक्का याद हो जाएगी आप लोगों से। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि टॉपिक को लिंक नहीं करते, जो चीजें बार बार गलत हो रही है और वो बार बार गलत होती है, वो एग्जाम में भी गलत होती है। इस चीज पे बहुत ध्यान देना बच्चों। जो भी टॉपिक आपको बार बार रिवाइज करने के बाद भी गलत हो रहे हैं उनको लिंक करना, कैसा भी कोई भी ट्रिक बनाना, कोई गंदा ट्रिक बनाना, सूगला ट्रिक बनाना, जो भी चीज से याद हो बस याद रखना है हमें, कैसी भी लिंक कर पाओ उस चीज को, है ना। अगर लिंक करने में कुछ ऐसे कोई अब्यूजिव वर्ड भी बन रहा है उसको याद करो यार, याद रखना है उसको हमें, हमारा सवाल ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिंक करके चीजों को याद रखो। अब आपके पास एक कॉपी बन गई, पूरा टॉपिक बन गया, आपको वीक पॉइंट्स पता लग गए, अपने वीक टॉपिक्स पता लग गए अपने। अब इन वीक टॉपिक्स को याद रखना, इन वीक टॉपिक्स को एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले, 4 to 5 डेज पहले इन टॉपिक्स को 100% देख के जाना बच्चों। ये टॉपिक मत छोड़ के जाना, ये वो तुम्हारे कमजोर टॉपिक है जो लगभग 80 से 90% बच्चों के वीक होते हैं। जो तुम गलती करते हो वो सारे बच्चे गलती करते हैं, और ये वीक टॉपिक्स वो होते हैं जो एग्जामिनर को पता होते हैं कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हमेशा। जो आम तौर पे गलत होते हैं बच्चों के, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। तो मुझे लगता है ये वो टॉपिक्स हैं तुम्हारे जो तुम्हारे लास्ट टाइम पे तुमसे सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इन टॉपिक्स को लास्ट में रिवाइज करना, इन टॉपिक्स को आप लोग दोबारा से देखना और इनके एमसीक्यूज को दोबारा ट्राई करना। 31 दिन के अंदर आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो, जो भी बच्चे सिलेबस पूरा करके बैठे हैं इन एमसीक्यूज अप्रोच को फॉलो करते हैं, 500 एमसीक्यूज पर डे कर रहे हैं, आप एमसीक्यूज के लिए हमारा सोर्स यूज़ करो, है ना। आपके पास हमारे मॉडल पेपर्स पड़े हैं, हमारे मॉडल पेपर्स हैं, है ना। जो आप बच्चे लाइव है हमारे, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो मॉडल पेपर्स को यूज़ करो। आप हमारी वाईटी वाले सेशन देखो, है ना, वाईटी सेशन देखो। वाईटी सेशन के अंदर हम बहुत प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करवा रहे हैं आप लोगों को, और वाईटी पे हमारे 4-4, 5-5 सेशन चल रहे हैं। आप लोग उनको उनसे जुड़ो, मॉडल पेपर सोल्व करो। आप बुक्स प्रेफर करो, अगर आपको बुक प्रेफर करनी है। बुक्स के अंदर आप अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए, है ना, अगर आप इन सब्जेक्ट्स के लिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक के लिए, अगर इन सब्जेक्ट्स के लिए आप बुक ढूंढ रहे हो तो आप लोग प्रेफर करो मोसबी लिपिनकोट। मोसबी लिपिनकोट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लिपिनकोट। और कम्युनिटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे नहीं, तो कम्युनिटी के क्वेश्चन आपको सिर्फ मेरे वाईटी के सेशन पे मिलेंगे। आप वाईटी के सेशंस को फॉलो करो। उसके अलावा आप कोई भी XYZ सोर्स यूज करना चाहते हो, कोई भी XYZ सोर्स यूज करना चाहते हो, आप सोर्स यूज करो। आप कोई भी वाईटी का सेशन आपको अच्छा लग रहा है आप देखो, बट वाईटी का सेशन आप तभी देखो जब आप लोग वहां से कुछ लर्न करके आ रहे हो। अगर आप वहां जा रहे हो, सारे क्वेश्चन ठीक करके आ रहे हो, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत लेवल ही नहीं है इन क्वेश्चंस का, बहुत आसान है, ये क्वेश्चंस करके क्या ही फायदा होगा, बिल्कुल टाइम खराब मत करो वहां पे, बिल्कुल टाइम खराब मत करो। फटाफट से अगर देखना भी है, मन भी कर रहा है देखने का, तो सेशन खत्म हो जाए लाइव, उसके बाद जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ और फटाफट देखो क्वेश्चंस को, ठीक है। बट टाइम बिल्कुल खराब मत करो, उस टाइम पे रिवाइज करो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। आप कोई भी सोर्स यूज कर रहे हो, कुछ इन अप्रोच के साथ आगे बढ़ो भाई। ये लास्ट के आपके 30 दिन है, 1 महीना है। एमसीक्यूज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो इस टाइम पे। एमसीक्यूज में से अपने वीक पॉइंट ढूंढो, अपने वीक टॉपिक ढूंढो, और उन वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो। सब कुछ रिवाइज नहीं करना होता कभी भी, रिवाइज सिर्फ वो करना है जो आपसे गलत हो रहा है। सब कुछ पढ़ना नहीं होता, पढ़ना वो होता है जो बार बार पूछा जा रहा है। लगभग मैंने सब कुछ बताया, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, एमसीक्यूज कैसे करने हैं, कौन से सेशन आप लोगों को लेने हैं। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेशन में बता देना, फटाफट एक वीडियो और बना दूंगा जल्दी से इन दिनों। बट इन अप्रोच के साथ आगे बढ़ते जाना बच्चों, इन अप्रोच के साथ पूरी मेहनत करना। अगर ये अप्रोच जिस बच्चे ने फॉलो करी वो बच्चा रिजल्ट के बाद मुझसे जरूर मिलेगा, सर आपने जो बताया था वो बड़ा काम आया हम लोगों के। और आप ये देखना, अगर आप ये टॉपिक्स लिखते हो तो आप एग्जाम में बैठ के मुस्कुराओगे कि यार ये टॉपिक बड़े काम आ रहे हैं जो हमने लिखे थे, जो हमसे गलत हो रहे थे। इस अप्रोच के साथ आगे बढ़े एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस अप्रोच के साथ प्री और मेंस दोनों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।